सभी को मेरा नमस्कार। मैं सविता, लेक्चरर हिस्ट्री आरएसकेवी नंबर 2 छतरपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इतिहास की इस कक्षा में। मेरे साथ इस कक्षा में मौजूद रहेंगे डॉक्टर हरिता अरोरा मैम, कोर एकेडमिक यूनिट से, जो कि हमारी टीम कोऑर्डिनेटर हैं और आज मेरे साथ को फैसिलिटेट करेंगी सेशन को। और दूसरी मिसेस नीता सिंगल मैडम, एसकेवीएच ब्लॉक अशोक विहार फेज 1 से। साथ में यूट्यूब पर जो आपकी चैट को देखेंगे और उनका जवाब देंगे वो है मिसेस प्रज्ञा सिन्हा मैम, एसओई द्वारका से, डॉक्टर विनोद यादव, एसवीवी बीटी ब्लॉक शालीमार बाग से, मिसेस रचना चावला मैडम, आईएसकेवी नंबर 1 चांदनगर से, मिस्टर संतोष कुमार मिश्रा, जीबी ट्रिपल एस बपरौला से। तो हम सभी मिल करके आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए, कुछ बेटा आपके लिए गाइडलाइंस हमेशा की तरह, यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें ताकि आपको ठीक से नजर आए। बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि नजर नहीं आ रहा, उसको रिफ्रेश करिए। दूसरा, वॉच द क्लास इन फुल स्क्रीन, यानी बड़ा नीचे की तरफ जो स्क्वायर दिया होता है उसमें जाकर के उसको क्लिक करिए ताकि स्क्रीन पूरी आए और आपको चीजें क्लियर नजर आए। इसके अलावा चैट बॉक्स का इस्तेमाल केवल प्रश्नों के उत्तर देने और प्रश्न पूछने के लिए कीजिए, अन्यथा उसका इस्तेमाल मत कीजिए। थैंक यू सो मच। बेटा, जहां से ये इंफॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट की गई है हम बिल्कुल उसको एक्नॉलेज करना चाहेंगे, जिसमें आपकी एनसीईआरटी की बुक, गूगल सर्च और कुछ एनिमेटेड वीडियोस आपके लिए ली गई हैं ताकि हम इतिहास को रुचिकर बना सके, जिसमें एपी मैथ्यूज चैनल, आई प्रेप ऐप और खान एकेडमी का मैं खास तौर से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वीडियोस को हमने अपने इस सेशन को और रुचिकर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इनको बिल्कुल शैक्षिक पर्पज से ही यूज किया जा रहा है, गैर वाणिज्यिक उद्देश्य से उपयोग किए जा रहे हैं ये, और अगर कोई विसंगति या त्रुटि इसमें पाई जाती है तो उसको तदनुसार हम ठीक भी करेंगे। तो बेटा, इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो हम ये ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस परेशानी से हमें जूझना है, और इसके लिए एक संदेश आपके लिए कि कोविड-19 से हमें बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखें, वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली अगेन एंड अगेन, अपने हाथ बार-बार धोएं और 3 लेयर्ड मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आप इस भयंकर बीमारी से अपने आप को बचा सकें। तो बेटा, अब आपकी बारी आती है आपकी पीठ थपथपाने की। तो ओवर टू यू हरिता मैम, हमेशा की तरह इतिहास पति का जरा रिजल्ट बताइए प्लीज। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जो कोई भी यूट्यूब पर यहाँ पर हैं, बच्चे और टीचर्स को भी खुशी होती है जब उनके अपने बच्चों का नाम यहाँ पर दिखाई देता है कौन बनेगा इतिहासपति में। और हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको बताने में कि इस बार जो हमारे रिस्पॉन्सेज है वो है 1,50,000 यानी 50,000। उन्हीं 50,000 में जो टॉप 10 फास्टेस्ट फिंगर है, टॉप 10 का मतलब और भी है, और भी बच्चे हैं जिन्होंने खुद को इवेल्युएट किया, खुद की कमियों को दूर किया, वो भी जीते हैं। पर फास्टेस्ट फिंगर में सबसे पहले नाम आता है जूली कुमारी, जीजी ट्रिपल एस ब्लॉक ए सरस्वती विहार से। दूसरे नंबर पर है मौसम कुमारी, जीएसकेवी मटियाला से। तीसरे नंबर पर वर्तिका, बीजेएस जी डबल एस ईस्ट पटेल नगर से। चौथे नंबर पर सरस्वती कुमारी, एसकेवी दीनाजपुर नजफगढ़ से। पांचवें नंबर पर चेतना, आरएसकेवी ईस्ट विनोद नगर से। छठे नंबर पर आंचल त्यागी, जीएसकेवी हस्तसाल से। सातवें नंबर पर है भावना, जीजी ट्रिपल एस यू ब्लॉक पीतमपुरा से। आठवें नंबर पर गोसिया, एसकेवी फेज 2 अशोक विहार से। और 9 नंबर पर है तमन्ना, एसकेवी गोकलपुरी से। 10वें नंबर पर एक बार फिर लड़की है कुमकुम बाघेल, जीजे ट्रिपल एस अंबिका विहार। तो बच्चों, कोशिश करते रहिए, बढ़ते रहिए, और सारे बॉयज और गर्ल्स जो भी इतिहास के स्टूडेंट्स हो, कौन बनेगा इतिहासपति की श्रृंखला में पूरे उत्साह से आप भागीदारी कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग होती रहेगी, चलती रहेगी। तो huge round of applause for them, and over to you Savita ma'am. थैंक यू सो मच हरिता मैम, बहुत बहुत बधाई बच्चों, और ऐसे ही आगे भी रिस्पॉन्सेज देते रहिए। चलिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर आ रही है, बहुत ही सुंदर इमारत की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को पता होगा कि ये इमारत कौन सी है। जितनी सुंदर, जितनी भव्य, जितनी
स्ट्रॉन्ग ये इमारत आपको नजर आ रही है, जितनी ब्यूटीफुली आप इसको मतलब अंदर से मन खुश हो जाता है इस इमारत को देख करके। तो अब आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि ये इमारत मैंने क्यों दिखाई है, क्योंकि आज हम उसी साम्राज्य का अध्ययन करने जा रहे हैं जिस साम्राज्य ने ये इमारत हमें दी है। जितनी सुंदर, जितनी भव्य ये इमारत है, उतना ही भव्य और सुंदर वो साम्राज्य भी रहा। तो आज हम संक्षेप में कुछ तथ्यों को हम जानेंगे, और वो साम्राज्य कौन सा है? मुगल साम्राज्य। यस, वी आर गोइंग टू स्टडी मुगल साम्राज्य, जिसमें चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स यानी शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान ये साम्राज्य हमारे देश में फला फूला। और बेटा चैप्टर 8 जो कि एग्जाम के पर्पज से नहीं आ रहा है, वो भी इसी साम्राज्य से रिलेटेड है, और वो एग्रेरियन सोसाइटी को डील करता था। इसमें हम बात करेंगे शासक, यानी उस समय के प्रमुख शासक कौन से रहे, और हम बात करेंगे इतिवृत्त। इतिवृत्त जिन सोर्सेज से हमें रिटन मटेरियल हमें इस साम्राज्य के बारे में मिलता है वो है इतिवृत्त, बाबरनामा, अकबरनामा, और भी बहुत सारे हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत हम बात करेंगे शासकों की और इतिवृत्तों की। तो बेटा लेकिन इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेंगे हमारे द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, यानी मुगल शासक और उनका साम्राज्य, कैसे इस वंश की स्थापना हुई, कैसे कौन कौन से शासक हुए और किस प्रकार से ये साम्राज्य फला फूला, इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे इतिवृत्तों की रचना, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, यानी जिन स्रोतों से हमें इस साम्राज्य की वृहद जानकारी मिलती है वो क्या थे वो स्रोत, क्या होता है इतिवृत्त, क्यों लिखे जाते थे और इनमें क्या कंटेंट रहता था, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे द पेंटेड इमेजेस, यानी इन इतिवृत्तों को और रुचिकर और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए पेंटेड इमेजेस को यूज किया गया, इनमें इनकलकेट किया गया। और वो पेंटेड इमेजेस, और भी हमें कई तरीके की पेंटेड इमेजेस नजर आती हैं, वो हमें क्या बताती हैं इस साम्राज्य के बारे में, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। और हम जानेंगे अकबरनामा, बादशाह नामा, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। दीज आर ऑल्सो क्रॉनिकल्स। और हम बात करेंगे आदर्श राज्य की, यानी एक आदर्श राज्य क्या होता है, एक आदर्श राज्य क्या होता है और मुगल साम्राज्य इस कसौटी पर कितना खरा उतरता है। दूसरी बात, जो मुगल साम्राज्य है उसके अंतर्गत समय समय पर राजधानियां बदलती रही, उनके दरबार की विशेष जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है वो भी चेंज होते रहे। तो कैपिटल्स कौन कौन सी रही और दरबार के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज होती थी, ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। दरबार के बाद आते हैं द इंपीरियल हाउस होल्ड्स, यानी शाही परिवार, यानी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उनकी फैमिली में कौन कौन थे, कहाँ रहते थे, किस तरह की एक्टिविटीज शाही परिवार में, स्पेशली हम इसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। और हम बात करेंगे कि इतने बड़े सुदृढ़ साम्राज्य को, जो कि उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था, चलाने के लिए एक इंपीरियल ऑफिशियल्स की आवश्यकता थी, शाही नौकरशाही की जरूरत थी। तो किस प्रकार की उस समय पर ऑफिसर्स उनके नियुक्त किए जाते थे, कौन कौन सी पॉलिसीज वहां पर यूज की जाती थी, तो इसको हम यहाँ पर शाही नौकरशाही के अंतर्गत पढ़ेंगे। और हम बात करेंगे सीमाओं के पार, यानी बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, यानी विदेश नीति। तो मुगल साम्राज्य, मुगल शासकों का विदेशी जो शासक थे उनके साथ किस तरह के संबंध थे, इसके बारे में हम जानेंगे। और हम जानेंगे धर्म पर उनके विचार, यानी धार्मिक स्थिति उस समय पर कैसी रही, इसके बारे में भी संक्षेप में अध्ययन करेंगे। दीज आर द टोटल टॉपिक्स विच जो कि हम इस चैप्टर के अंतर्गत आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो है मुगल शासक और साम्राज्य, यानी उस समय के प्रमुख शासक कौन से थे, मुगल वंश की स्थापना भारत के उपमहाद्वीप में किस प्रकार की गई, और हम बात करेंगे मुगल वंश के प्रमुख शासकों की, जो कि हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम नाम और उनकी डेट और थोड़ी बहुत उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। और हम जानेंगे कि इतिवृत्तों की रचना कैसे की जाती थी, क्या होते थे मीनिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, और हम जानेंगे मुगल कालीन इतिवृत्तों को लिखे जाने के कारण, क्यों लिखे जाते थे ये इतिवृत्त, क्या कारण थे, और जो इतिवृत्त होते थे उसके मुख्य विशेषताएं क्या होती थी। दूसरी बात, हम जानेंगे इसके कंटेंट के बारे में, यानी जो इतिवृत्त लिखे जाते थे उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता था, कौन कौन सी चीजों को उसमें समाहित किया जाता था। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज के बेटा। तो इससे पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले एक सुंदर सी वीडियो के जरिए
आपको डॉक्टर हरिता अरोरा मैम एक ओवरव्यू देंगी इस पूरे साम्राज्य का। तो ओवर टू यू हरिता मैम। जी, अब तक बच्चों आप समझ ही चुके हैं कि हम किसके बारे में आज अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो हमारी यात्रा है 16वीं से 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल साम्राज्य की। तो एक छोटा सा ओवरव्यू, जिसके बाद सविता मैम आपको लंबी यात्रा पर लेकर के चलेंगी। ये जो है, जो मुगल साम्राज्य जिसने भारत में एक बड़े लंबे समय तक शासन किया, इसकी शुरुआत, इसकी जड़ें है कहां पर, कहां से ये चालू होता है, कहां से इसकी शुरुआत होती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो, और हम सभी जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत है मुगल शासन की भारत के अंदर, इसकी शुरुआत हुई थी बाबर के द्वारा, जब उसने पानीपत के युद्ध को यहां पर जीता था। यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा आज के ईस्टर्न उज्बेकिस्तान में पड़ता है ये एंडीजैन। ये क्षेत्र जो है मध्य एशिया के अंदर 1483 में तैमूर के वंश की पांचवी पीढ़ी में जाकर के जन्म होता है किसका? बाबर का। ये वो बाबर है जिसने 12 वर्ष की उम्र में, वो ये अर्दिजान के पास ही पड़ता है ये फरगाना। ये फरगाना के अंदर जो है पिता की मृत्यु के बाद यहाँ की गद्दी संभाली थी किसने? बाबर ने, मात्र 12 वर्ष की उम्र में। और अगले कुछ दशकों में उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने की बहुत कोशिश की। इसी कोशिश के अंतर्गत उसकी कोशिश थी कि मैं जरा फरगाना से थोड़ा आगे तो आऊं, और ये रहा समरकंद। फरगाना से आके आकर के समरकंद को भी अपने कब्जे में लूं, लेकिन समरकंद को कब्जे में लेने पर फरगाना छूट गया। और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में काबुल भी उसके कब्जे में आ जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एरो आ गया है काबुल पर। जैसे ही काबुल पर वो आया, अब उसकी नजर पड़ती है भारत की तरफ, और वो भारत आता है। यहां आप देख सकते हैं बाबर का चित्र। पानीपत का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोधी के साथ। पहली बार बाबर था जिसने तोपों का उपयोग किया था। यहाँ पूरा नीले रंग से बाबर का जो पूरा क्षेत्र है भारत के अंदर, जिसमें लाहौर, भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रही हूँ, लाहौर, दिल्ली, आगरा, ये सब बाबर के कब्जे में आ गया। और जो है 1530 तक इसने यहां पर राज किया। मुगल शब्द जो आता है वो फारसी के शब्द मंगोल से निकला है। तो इसके दरबार के अंदर फारसी को जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अपनाया गया, और इस पूरे काल में भारतीय संस्कृति में फारसी का प्रभुत्व भी रहा है। इसके बाद आता है उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं ने सत्ता हासिल की, लेकिन यहीं पर आप देख सकते हो एक गैप सा दिख रहा है। ये क्यों है गैप? सत्ता हासिल तो की हुमायूं ने, लेकिन उसे परिवार के अंदर और बाहर दोनों तरफ दुश्मनों का सामना करना पड़ा, और अफगानी शेरशाह सूरी ने उसे हराया। तो वो अपना दरबार छोड़ करके, यानी निर्वासित होकर के ईरान के सफावी दरबार में उसने शरण ली, और उनकी मदद से दोबारा सत्ता हासिल की। जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर आया उसका बेटा अकबर, और ये अकबर वो है जिसको सबसे महान शासक माना जाता है। ये वो अकबर है जिसका पूरा क्षेत्र आप यहाँ पर राज्य का बीच में पिंक से आप देख सकते हो, यानी कि लाइट पिंक से। ये लाइट पिंक का पूरा क्षेत्र इसने अपने राज्य में, इसने पूरा ये जोड़ा, यानी दिल्ली, आगरा, लाहौर के साथ ये क्षेत्र भी इसने अपने साम्राज्य में जोड़ा। ये सहिष्णु था, टॉलरेंट था, और इसने एक तरह से इसके दरबार में एक गुलदस्ते के विभिन्न फूलों की तरह सब जुड़े हुए थे। हर, चाहे अफगानी हो, तुरानी हो, यानी उसने प्लूरलिस्टिक अप्रोच अपनाई। इसने दीन इलाही धर्म भी दिया, समस्त धर्मावलंबियों के साथ बातचीत करके, उनके साथ विचार विमर्श करके इसने धर्म का एक सबका जोड़ लेकर के दीन इलाही धर्म दिया। और ये दीन इलाही के साथ ये भी कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब अकबर जो है वो पूरी तरह से शाकाहारी हो गया, और इसने, इस अकबर, वो अकबर ही था जिसने मुगल शासन की कमजोर जड़ों को भारत के अंदर मजबूती दी। उसके बाद आता है उसका बेटा जहांगीर। अकबर की ही तरह जहांगीर की भी विज्ञान और कला में रुचि थी, लेकिन टॉलरेंट भी वो था, यानी सहिष्णु भी था, लेकिन राजनीति की कुछ अपनी
मजबूरियां होती हैं कि गुरु अर्जुन देव की पॉपुलैरिटी जब पंजाब में बढ़ रही थी तो इस वजह से वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी हुए जहांगीर, क्योंकि उनका उनके साथ गुरु अर्जुन के साथ उनके युद्ध भी हुआ, लड़ाई भी हुई और उनकी हत्या भी करवाई। लेकिन ये राजनीति की मजबूरियां होती हैं। अदरवाइज जहांगीर भी अपने पिता की तरह ही एक सहिष्णु यानी टॉलरेंट माने जाते हैं। उनके बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां के बारे में क्या कहूं, ताजमहल आपने देखा अभी जो आपको दिखाया सविता मैम ने, वो ताजमहल पर तो कई बॉलीवुड के गाने भी बन चुके हैं। तो शाहजहां को माना जाता है इसका पीरियड एक गोल्डन पीरियड था मुगल आर्किटेक्चर यानी मुगल स्थापत्य के नमूने में। ये रहा, आपको एक बार फिर ताजमहल दिखाया। आज दुनिया विश्व के अजूबों में ताजमहल एक है जिसको जुड़वाया था शाहजहां ने। और शाहजहां के समय में भी अगर आप देखें, मुगलों के पूरे समय में दिल्ली और आगरा मुगलों की राजधानी रही है। लाहौर शुरुआत में कभी थी और दिल्ली और आगरा के बीच में ये स्विच ओवर चलता चला गया, होता चला गया। इसके शाहजहां के बाद आता है उसका बेटा औरंगजेब, आखिरी मजबूत मुगल बादशाह। लेकिन मजबूत मुगल बादशाह, मुगल शासन खत्म नहीं हुआ यहीं पर। ये औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया और आप देख सकते हैं ये पूरा डार्क पिंक से, यानी ये पूरा एरिया औरंगजेब ने कब्जे में लिया पूरा। इससे याद आ जाती है हमें मौर्य साम्राज्य की, इससे करीबन 2000 वर्ष पहले का, जिसने इस पूरे क्षेत्र पर, इतने बड़े क्षेत्र पर राज किया था। तो औरंगजेब के बारे में एक और बात है कि उसने अपने पिता को बंदी बनाया था, लेकिन एक छोटा सा झरोखा छोड़ दिया था। उस झरोखे से शाहजहां अपने ताजमहल को देखा करता था। लेकिन राजनीति है, राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं। तो औरंगजेब जो है आखिरी मजबूत यानी मजबूत बादशाह था। और सेकंड हाफ जो था 18 सेंचुरी का, उसमें फारस से आए नादिर शाह ने आक्रमण किया। ये बात है 1761 की। उस समय में मुगलों की वीकनेस जग जाहिर हो गई। अंग्रेज आ चुके थे और उन्होंने भारतीय कई सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। और जब अंग्रेजों के सामने मुगल दरबार का खोखलापन सामने आया तो उसने अन्य प्रांतीय शासकों की तरह धीरे धीरे यहां पर भी अपनी जड़ें जमानी चालू कर दी। और 1857 के जो रिवोल्ट था उसमें आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। ये तो था पूरा ओवरव्यू 6 मिनट का। आपको इसकी डिटेल की यात्रा में यानी पूरी गहराई में, इसकी गहराई में पूरी स्कूबा डाइविंग और गहराई में एक एक मोती चुनवाएंगी अब आपको सविता मैम। ओवर टू यू सविता मैम। थैंक यू सो मच हरिता मैम, बहुत ही सुंदर वर्णन किया आपने मुगल साम्राज्य का। तो चलिए बेटा, अब हम चलते हैं मुगल जो साम्राज्य है उसमें मुगल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आप लोग अभी तक जान ही गए हैं कि मुगल शब्द जो है वो मंगोल शब्द से निकला है। आपको याद होगा 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था यायावर साम्राज्य, है ना? याद आ गया होगा, चंगेज खान। यस, तो चंगेज खान जो जो मुगल, वहीं से मंगोल से ही मुगल साम्राज्य, मुगल जो शब्द है वहां से निकला है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि जो शासक हुए, मुगल शासक, इस वंश के शासकों ने स्वयं के लिए ये शब्द नहीं चुना था। वो खुद को कहते थे कि हम तैमूरी हैं, क्योंकि पितृपक्ष से वो कहाँ, किसके वंशज थे? तैमूर के। अभी मैडम ने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि तैमूर के वंशज थे वो पहले। लेकिन मातृ पक्ष से बाबर जो था वो चंगेज खां का संबंधी था। मगर वो भाषा कौन सी बोलता था? तुर्की, क्योंकि वो खुद को तैमूरी बताते थे। दूसरी तरफ जो ये बल्कि बाबर ने तो जो ये मंगोलों का उपहास करते हुए उनको बर्बर गिरोह के रूप में भी उल्लेखित किया है। मतलब वो अपने आप को तैमूरी ही कहते थे। तो ये शब्द आया कहाँ से? ये शब्द आया, ये शब्द जो दिया गया बेटा, ये दिया गया यूरोपियंस के द्वारा। यानी जो यूरोपीय लेखक थे उन्होंने भारत में शासन करने वाले इस वंश के शासकों के लिए ये शब्द यूज किया। जब तक वो भारत से बाहर थे वो तैमूरी कहलाए, लेकिन जब उन्होंने भारत में शासन किया तो स्पेशली यूरोपियंस के द्वारा ये जो मुगल शब्द था, इस शाखा के, इस वंश के प्रमुख शासकों के लिए, ये पूरा वंश के लिए ही फिर ये मुगल शब्द यूज किया गया। और एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपको याद आ गया होगा, एक पिक्चर देखिए, ये देखिए, आपको याद आ गया, इस बच्चे की फोटो देख के आपको याद आ रहा होगा अपनी बचपन की कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है। यस,
ये वही मोगली है। ये जो मोगली वर्ड है, ये भी हमें एक रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है जंगल बुक, उसमें देखने को मिलता है और ये भी मंगोल शब्द से ही निकला, क्योंकि जिसका मतलब होता है पावरफुल। तो बेटा ये और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको ये बात यहाँ पर हमने आपसे डिस्कस की। तो बेसिकली बात ये है कि जो मुगल शब्द है वो यूरोपियंस के द्वारा भारत में शासन करने वाले इस वंश के प्रमुख शासकों के लिए और इस वंश के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसके बाद बेटा मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, भारत में मुगल वंश की प्रारंभ कैसे हुआ, अभी आपने वीडियो में भी देखा। अब हम तथ्यात्मक रूप से भी उसको देख लेते हैं एक बार कि मुगल वंश की स्थापना जो हुई भारत में वो दो तरीके से हुई। एक तो मुगल जो शासक हुए और जो स्थानीय सरदार हुए, उनके बीच में राजनीतिक मित्रताएं हुई पहले, और उस मित्रता के बाद अभी जो बात करी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ, ये बड़ा ही निर्णायक युद्ध था, जिसमें दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर के द्वारा रखी गई। तो इसके लिए बाबर की जो मदद की वो भारतीय शासकों द्वारा भी की गई, और इब्राहिम लोदी के जाने के बाद बाबर फिर यहाँ से वापस नहीं गया और इसने भारत में मुगल वंश को स्थापित किया, और लगभग 4 वर्ष तक लगातार वो विभिन्न विभिन्न युद्धों के बाद इस साम्राज्य को आगे कायम करने में सक्षम हो गया। अब हम बात करते हैं इस वंश के जो संस्थापक हैं जहीरुद्दीन बाबर की। बेटा जहीरुद्दीन बाबर जो कि 1526 से 1530 तक इस साम्राज्य पर कायम रहे, अभी आपने वीडियो में भी देखा, और अब ध्यान से इसमें देखिएगा, एक बार फिर से रिवाइव करिए कि बाबर जो था वो मध्य एशियाई स्वदेश फरगाना से बिलोंग करता था, जहां से उसके प्रतिद्वंदियों, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने उनको वहां से भगा दिया था। अब वो भागकर कहाँ आए, मतलब उन्होंने जब फरगाना छोड़ना पड़ा तो उन्होंने अपने आप को कहाँ स्थापित किया, काबुल में। ये आपका काबुल, फरगाना से वो एरो किधर की तरफ जा रहा है, काबुल की तरफ। यस। इसके बाद काबुल के बाद जब वो काबुल में थे तो उन्हें अपने लोगों के लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता थी, तो उनका ध्यान गया संसाधनों से भरपूर भारत की तरफ, और भारत में उन्होंने जो उस समय पर लोधी वंश उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत में कायम था, वहां पर इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया और भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो बेटा आई होप कि आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाले जहीरुद्दीन बाबर उज़्बेकिस्तान से आए थे, फिर काबुल आए और उसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद उन्होंने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। जब जहीरुद्दीन बाबर के बाद दूसरे थे उनके पुत्र हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं, उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। बाबर तो युद्ध करते करते ही चला गया, और उसके बाद उनके जो पुत्र थे उन्होंने अपनी फ्रंटियर्स को यानी अपनी सीमाओं को बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1530 से, यहाँ देखिए 2 डेट्स नजर आ रही हैं आपको, 30 और 40, यानी 40 के बाद 55, बीच में गैप है 15 साल का। ये गैप इसलिए है बेटा क्योंकि 1540 में जो अफगान नेता थे शेरशाह सूरी, उन्होंने हुमायूं को परास्त करके भारत से मुगल साम्राज्य का खात्मा कर दिया और सूरी वंश की नींव भारत में रख दी। और ईरान के जो सफावी शासक थे नसीरुद्दीन हुमायूं, ईरान में चले गए और वहां जाके उन्होंने सफावी शासकों से शरण ली, और लगभग 15 वर्ष के बाद जब शेरशाह सूरी का अंतकाल हुआ, उसके बाद 1555 में दोबारा उन्हें मौका मिला कि उन्होंने भारत में सूर वंश को खत्म करके मुगल वंश को दोबारा से उन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1 वर्ष बाद ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के से उनकी मृत्यु हो गई। ये देखिए बेटा, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं कि नसीरुद्दीन हुमायूं ने बाबर को सक्सीड किया, यानी उसके आगे वो शासक संभाला। उसके बाद शेरशाह सूरी के द्वारा वो युद्ध में परास्त हुए, और युद्ध में परास्त होने के बाद उन्होंने अफगान दरबार में जाकर के, सफावी जो दरबार था वहां पे जाकर के उन्होंने शरण ली, और बाद में उनकी मदद से अंत में 1555 में उन्होंने शेरशाह सूरी को परास्त करके भारत में मुगल वंश को दोबारा से स्थापित किया। इसके बाद बेटा दूसरे जो हुमायूं के बाद जो आते हैं वो हैं जलालुद्दीन अकबर। माना जाता है कि जलालुद्दीन अकबर इस मुगल वंश के सबसे महान शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को, अपने पहले तो साम्राज्य को बहुत बढ़ाया, समृद्ध किया, और अपनी सीमाओं को हिंदू कुश पर्वत तक ले गए। अभी मैप में आप देखेंगे हिंदू कुश पर्वत
जो हमारा उत्तरी कश्मीर के ऊपर वाला जो पूरा इलाका है, हिंदू कुश पर्वत के क्षेत्र में आता है, वहां तक उन्होंने पूरा क्षेत्र को कवर किया। और इसके अलावा ईरान के सफावियों और तुरान के उज़्बेकों की जो विस्तारवादी नीति थी, यानी जो एक्सपेंशन करके वो भारत में एंटर करना चाहते थे, उस पर भी उन्होंने कहीं न कहीं लगाम लगाई। तो बेटा ये देखिए, आप यहाँ पर भी इसको एक बार देख सकते हैं कि जो अकबर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी। आप देखिए रेड कलर से आपको दिखाया जा रहा है, इसमें एक बहुत विशाल साम्राज्य है, जो कि बहुत शायद उस समय का सबसे धनी साम्राज्य उस समय रहा, अपने पूरे मुगल वंश का सबसे रिचेस्ट। और इसके अलावा उन्होंने हिंदू कुश पर्वतमाला तक अपने इसको विस्तारित किया और इज़्वेगों और जो आपके सफावी वंश के जो शासक थे, उनकी नीतियों पर भी उन्होंने चेक किया। इसके बाद आते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बाद 3 सक्सेसर्स हुए उनके, यानी 3 शासक आते हैं एक-एक करके 1605 से 27 के बीच जहांगीर, और उसके बाद आते हैं आपके शाहजहां 1628 से लेकर के 1658 ईस्वी तक, और फिर आते हैं औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। इसके बाद बेटा सारे जो ये जो तीनों उत्तराधिकारी थे उसके अकबर के, तीनों ही बहुत योग्य मगर अलग-अलग कैरेक्टर वाले, मतलब अलग-अलग तरीके से पॉलिसीज को लागू करने वाले, बट तीनों ही बहुत योग्य उत्तराधिकारी थे। ऑल्दो इस समय पर जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो कंटिन्यू तो था, बट उसकी जो पेस थी वो धीमी हो गई, मतलब धीमी गति से क्षेत्रीय विस्तार तो जारी रहा। और तीनों में सबसे जो औरंगजेब थे, उन्होंने लगभग दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को बढ़ा करके, लगभग जैसा कि मैडम ने वीडियो में बताया था कि हमें मौर्य साम्राज्य की याद आती है, उन्होंने उसी की तरह पूरा साम्राज्य विस्तार किया। लेकिन तीनों ही जो शासक थे, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनकी पॉलिसीज थी, उनको दिन पे दिन सुदृढ़ ही किया और एक नए बड़े साम्राज्य की नींव उन्होंने रखी। तो बेटा ये जो 16वीं शताब्दी के दौरान जो उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, ये जो शाही संस्थाएं थी, उनके जरिए ये काम आसानी से हो पाता था। तो ये जो शाही संस्थाएं थी या जो उनका इंपीरियल स्ट्रक्चर था, उसके अंतर्गत क्या-क्या उसके मेन फीचर्स क्या-क्या थे? सबसे पहले तो उन्होंने एक इफेक्टिव मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन, यानी प्रशासन और कराधान के प्रभावी तरीके अपनाए। इसका मतलब ये है कि क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होता था, जो आय का स्रोत था वो था टैक्स कलेक्शन। तो उचित तरीके से टैक्स कलेक्ट हो सके, जनता को भी परेशानी ना हो और उसका प्रशासन सही ढंग से चल सके, इसके लिए उन्होंने एक मजबूत इंपीरियल स्ट्रक्चर को उन्होंने कायम किया ताकि साम्राज्य को सही से संभाला जा सके, वरना इतने बड़े साम्राज्य को संभालना कोई आसान बात नहीं थी। दूसरी चीज, ये सब काम कहाँ होते थे? मुगल दरबार के अंतर्गत बैठ के, मतलब जो मुगल दरबार था वो तो सेंटर ऑफ पावर था, मतलब वहीं से बैठ करके वहीं पर डिस्कशंस, वहीं पर सब कुछ शासक के साथ, क्योंकि शासक जो था वो अल्टीमेट पावर था, जो सम्राट होता था वो अल्टीमेट पावर होता था। तो बादशाह के अधीन रहते हुए ये सारे काम मुगल दरबार में ही एग्जीक्यूट किए जाते थे, वहीं पॉलिसीज बनती थी, वहीं से एग्जीक्यूशन होता था। और एक पावरफुल मुगल जो सेंटर था, जो मुगल दरबार था, वो ही एक शाही संस्थाओं को निर्माण में कार्यरत था। इसके बाद आता है कि यही वो क्षेत्र था जहां पर बैठ करके पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं, अलायंसेस हैं, वो बनाए जाते थे, यानी किसके साथ संधि करनी है, किसके साथ युद्ध करना है, कहाँ पर हमें शांति के लिए विरोधियों को दबाना है, कहाँ पर हमें मित्रता से काम करना है, ये सब जो पॉलिटिकल जो इश्यूज थे वो सब मुगल दरबार में बैठकर ही डिस्कस किए जाते थे। और यही वो जगह थी जहां पर बैठ करके स्टेटस और हेरारकीज, यानी श्रेणियां, यानी किसको किस कौन किस लायक है, उसको कौन सी पदवी देनी है, उसको किस हैसियत का है कोई व्यक्ति, कितना शासक के क्लोज है, कितना दूर है, ये सब चीजें हमें, अगर हम मुगल दरबार को देखते हैं ध्यान से, तो हमें ये सब चीजें क्लियर होती हैं। और ये चीजें इतने बढ़िया से एग्जीक्यूट की जाती थी कि एक हमें स्ट्रॉन्ग इंपीरियल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। लेकिन मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी 1717 में उनके मृत्यु के बाद, धीरे-धीरे जो मुगल डायनेस्टी की जो पावर थी, वो धीरे-धीरे कम होती चली गई, मतलब शक्ति, उसके बाद योग्य शासक नहीं दिखते हैं हमें ज़्यादा, तो उनकी मृत्यु के बाद ये साम्राज्य धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो गया। लगभग 300 वर्षों तक ये साम्राज्य हमारे देश में मौजूद था। उसके बाद भी भारत में मुगल साम्राज्य जारी रहा, लेकिन वो जो पावरफुल जो इम्पैक्ट हमें औरंगजेब तक देखने को मिलता है, वो उसके बाद देखने को नहीं मिलता। और इसके अलावा जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जो कि बहुत बुजुर्ग हो गए थे, और 1857 के विद्रोह के बाद
अंग्रेजों ने लगभग पूरे मुगल साम्राज्य को खत्म करके भारत में अंग्रेजी शासन को कायम किया और जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया और इस तरह से भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो हरिता मैम, यहाँ तक आई थिंक मैंने बच्चों को अपनी बात मैं कन्वे कर पाई होंगी। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप ले लीजिए, अन्यथा हम आगे चलते हैं। नहीं, बच्चे बहुत मतलब समझ में आ रहा है। चैट बॉक्स देख करके बच्चों की लग रहा है कि उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। बस एक छोटा सा प्रश्न है कि फरगाना क्या है? ओके, तो ठीक। फरगाना बच्चों, फरगाना जो है वो एक जगह का नाम है मध्य एशिया के अंदर जहां से बाबर आए थे। शुरू हुँ, में वो फरगाना पर ही थे और फरगाना से आगे फिर वो काबुल और फिर भारत में उसके बाद आए थे, तो वहां फरगाना उनके अंडर था। तो ओके, ओके। थैंक यू सो मच हरिता मैम। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। इतिव्रतों की रचना, मैंने आपको बताया कि इतिव्रत जो थे एक बहुत बड़ा स्रोत है हमें, जो मुगल साम्राज्य की जानकारी हमें देते हैं। तो हम बात करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, यानी सबसे पहले तो ये जाने इतिव्रत होता क्या है? सबके दिमाग में ये बात आ ही रही होगी, तो चलो हम बात कर लेते हैं। इतिव्रत का मतलब होता है इति यानी कहानी या घटना और व्रत मतलब वृतांत, यानी किसी हिस्टोरिकल इवेंट का वर्णन। लेकिन वर्णन तो हम ऐसे भी कर देते हैं, मगर ये जो वर्णन होगा, ये होगा कालानुक्रमित, यानी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। जिस ऑर्डर में ये घटनाएं घटित हुई हैं, जिस तरीके से, जिस क्रम में ये घटनाएं आई हैं, उसी क्रम में इन घटनाओं को जब लिखा जाता है, तो लिखने की शैली को कहते हैं इतिव्रत। ठीक है वही, हम वर्णन कर रहे हैं घटनाओं का, बट हम वर्णन कर रहे हैं डेट वाइज, बिल्कुल क्रम के अनुसार कि जो पहले घटित हुई वो पहले आएगी, जो बाद में घटित हुई वो बाद में आएगी। A written record of historical events describing them in the order in which they happened, यानी जिस ऑर्डर में वो घटित हुए हैं उसी ऑर्डर में उनको हम लिखते हैं। तो बेटा इतिव्रत, हम उसी तरह की राइटिंग्स को हम क्रॉनिकल्स या इतिव्रत कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुगल काल में इन इतिवृत्तों की रचना क्यों की गई? Why were these chronicles written during the मुगल पीरियड? ये विधा क्यों अपनाई उन्होंने? इसलिए अपनाई कि जो मुगल शासक थे, वो चाहते थे कि उन आशयों को हम लोगों तक पहुंचा पाएं जिन पर उनका शासन है। मतलब वो मीनिंग कन्वे करना चाहते थे उन लोगों के लिए, जो प्रजा, जो उनकी जनता जिसके ऊपर उनका शासन है, जो कि एक विजातीय जनता थी। अगर आप ध्यान से देखें, भारत में मोस्ट ऑफ द जो जनता थी वो अ, हिंदू धर्म को फॉलो करती थी। लेकिन उन्होंने अपने उस जो भी पॉलिसीज़ थी, वो उस जनता तक ठीक से पहुँच पाएँ। मतलब एक अच्छा मीनिंग उन तक पहुँच पाए, एक अच्छा उनका जो तरीका है शासन का, वो एक अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँच पाए, ताकि सही ढंग से शासन की प्रक्रिया चलती रहे। इसके लिए उन्होंने अपने साम्राज्य के अंतर्गत होने वाले क्रियाकलापों को लिखवाना शुरू किया। दूसरी चीज़, जनता के सामने वो एक प्रबुद्ध राज्य की प्रयोजना का प्रस्तुतिकरण करना चाहते थे। यानी कि कोई भी राजा अगर बनता है तो इट इज़ अ डिवाइन सिस्टम, यानी ये दैवीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था को लोग ठीक से समझें। ये एक ये जो राज्य है, ये एक डिविनिटी के साथ यहाँ पर राज्य कर रहा है, एक दैवीय व्यवस्था है। इसको जानने के लिए लोग उस इतिव्रत के ज़रिए लोग उसको समझ पाएँगे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग दैवीय व्यवस्था के अनुसार इस शासन को संभाल रहे हैं। तो ये बात कहाँ से पता चलेगी? इतिव्रतों के ज़रिए। तीसरी बात, टू कन्वे दैट ऑल रेजिस्टेंस वर डिस्टेंड टू फेल, यानी कोई भी विरोधी अगर ये हिम्मत करता है कि हम इस साम्राज्य को उखाड़ फेंकें, तो ऐसे विरोधियों को ये समझाना कि वो कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जब इतिव्रत देखे जाएँगे तो उनके पौरुष, उनके जो सामर्थ्य की जो गाथा है वो भी उसके अंदर आती है। तो उनसे पता चलता है कि शासक कितने समर्थ और कितने पावरफुल हैं, कितने युद्ध उन्होंने जीते हैं, कितने विरोधियों को उन्होंने पहले परास्त किया है। तो इसलिए विरोधी कभी हिम्मत नहीं कर पाएँगे कि इस साम्राज्य के खिलाफ वो खड़े हो सकें। इसके अलावा एक बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना विवरण उपलब्ध कराना कि क्या अच्छी बातें उन्होंने अपनाई, क्या गलतियाँ उनसे हुई जिन्हें वो दोबारा रिपीट ना करें आने वाली पीढ़ियाँ। इसके लिए जो अकाउंट रखने थे, वो किस फॉर्म में रखने थे? क्रॉनिकल्स के फॉर्म में। तो बेटा ये कारण थे जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य में इन इतिव्रतों या इन क्रॉनिकल्स की रचना उसमें की गई। यानी रिटन मटेरियल जो पांडुलिपि के फॉर्म में हमें मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमें मिलते हैं उस समय के, वो इन कारणों से शायद उस समय पर बनाए गए थे।
इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मुगल कालीन इतिवृत्त हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? मेन फीचर्स क्या हैं? मतलब उसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सबसे पहली चीज़ जो इसकी इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये कि जो मुगल शासक द्वारा नियुक्त दरबारी इतिहासकार होते थे, वो ही इन्हें लिखते थे। यानी जो जो हिस्टोरियंस थे, जो कोर्ट में ही रहते थे, यानी पूरे टाइम वो शासक की गतिविधियों को देख रहे हैं, उन्हें महसूस कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं, उनके डिस्कशंस में हैं, हर तरह की पॉलिसीज़ के बीच में जब भी कोई डिस्कशन हो रहा है, दे वर देयर। तो वो बिल्कुल घटना को जी रहे हैं साथ में और घटना को लिख रहे हैं। तो मुगल इतिहासकार जिन्होंने इतिवृत्त लिखे वो उनके एक बहुत बड़ा ये फीचर रहा कि वो उस समय पर मौजूद थे और उन्होंने उन घटनाओं को देख करके बिल्कुल उसका वर्णन किया है। दूसरी चीज़, ये इतिवृत्त हमें उस समय की जो शाही विचारधाराएँ हैं, मतलब जो इम्पीरियल आइडियोलॉजीज़ हैं, जो उस समय पर पॉलिसीज़ बनाई जाती थी, किस विचारधारा से वो साम्राज्य आगे बढ़ रहा है, कैसे वो विचारधाराएँ जनता तक पहुँचाई जा रही हैं, इसकी झलक हमें ये इतिवृत्त देते हैं। यानी हमें इसके बारे में अगर जानना है, तो हम इन इतिवृत्तों को रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि मुगल इतिहासकार जिन्होंने ये इतिवृत्त लिखे, वो क्योंकि उस समय पर मौजूद हैं और हमें बड़ा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमें इनके द्वारा मिल जाती है। तो मुगल शासक और दरबार के बारे में अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन स्पेशली चाहिए, तो हमें इन इतिवृत्तों पर डिपेंडेंट होना चाहिए और होते भी हैं और इनके ज़रिए हम एक बृहद जानकारी उस समय की ये हैं सोर्स, बहुत बड़े स्रोत हैं जो हमें उस समय की जानकारी देते हैं। अब बेटा अब आती है बात कि इन इतिवृत्तों में लिखा क्या गया था? इन इतिवृत्तों की विषय वस्तु क्या थी? कंटेंट क्या था इनके अंतर्गत? सबसे पहले तो क्योंकि इतिहासकार दरबार में है तो सबसे पहले वो क्या लिखेगा? इवेंट सेंटर्ड ऑन रूलर्स यानी शासक पर केंद्रित घटनाएँ। अब उन घटनाओं में कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिपार्टमेंट से वो डिस्कशन कर रहे हैं या वो किसी युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वो कोई नियम नया बना रहे हैं या किसी नियम के तहत कोई रिजल्ट दे रहे हैं, कोई न्याय कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी घटना जो कि इतिहास पर आगे आने वाली पीढ़ियों पर कोई असर डाल सकती है या कोई उसका कोई औचित्य है, उसको वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद बात करते हैं शासक के परिवार की, यानी उसके अंदर कंटेंट और क्या होता है? फैमिली लाइफ भी हमें देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया, हम पढ़ेंगे भी इंपीरियल हाउसहोल्ड के बारे में, तो हमें जानकारियाँ कहाँ से मिली हैं? इतिवृत्तों से मिली हैं। हम जानेंगे उनकी महिलाओं की स्थिति क्या थी, फैमिली कैसी होती थी, कहाँ रहती थी, किस तरह के कोऑर्डिनेशंस इनके बीच में रहते थे और विषय इतिवृत्तों में हमें क्या देखने को मिलता है? मुगल दरबार और उनका अभिजात, यानी जो उनके शाही नौकरशाही थी, जो कि मैडम ने बताया था गुलदस्ते की जैसी थी, यानी उसमें विभिन्न-विभिन्न जाति धर्म के लोग शामिल थे और उनके दरबार, ये सब हमें इतिवृत्तों में देखने को मिलता है। और हमें पता चलता है युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, यानी शासकों ने किन-किन युद्धों में पार्टिसिपेट किया, कौन-कौन से युद्ध जीत कर के उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया और इस बड़े साम्राज्य को सँभालने के लिए उन्होंने किस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को भी यूज़ किया। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि ये जो इतिवृत्त थे, ये हमें शासक पर स्पेशली देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी चीज़ है वो सब शासक के आस-पास ही केंद्रित हो रही है। यानी हमें शासक और दरबार दोनों के बारे में इस इतिवृत्त में जानने को मिलता है। अब बेटा लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए बेटा ये कि अब हमें एक चीज़ निकल के आ रही है इस चीज़ से। मतलब जो हमने अभी डिस्कशन किया कि तिब्बत में क्या होता था। तो हमें लगता है कि लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास मतलब ऐसा देखना लगता है कि बादशाह का इतिहास और साम्राज्य और दरबार का इतिहास दोनों सिमिलर है। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं लगता। ऐसे लगता है कि अगर बादशाह का इतिहास पढ़ रहे हैं या दरबार का इतिहास पढ़ रहे हैं और साम्राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो वो दोनों सेम है। यानी अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स of the chronicles, the history of empire and the court was similar with that of history of emperors. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर जैसे अकबरनामा। अकबरनामा जो कि अबुल फजल ने लिखा है, किसका इतिहास है? अकबर का इतिहास है। अब अकबर के इतिहास में केवल अकबर का जन्म मृत्यु नहीं दी गई है, अकबर से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, वो सब इसमें वर्णित हैं। देखिए, दूसरी तो अकबर का जो इतिहास है, उनके दरबार, उनके बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में जो इतिहास है, वही अकबर का इतिहास है। तो इसको हम अकबरनामा के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका शाहजहांनामा, शाहजहां का इतिहास, यानी जो बादशाह हुए शाहजहां, उनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, वो शाहजहांनामा से मिलती है। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है आलमगीरनामा, आलमगीर का इतिहास। अब आलमगीर कौन है? आलमगीर बेटा एक उपाधि है जो औरंगजेब ने धारण की थी
औरंगजेब जो कि 1707 में जिनकी मृत्यु हुई और उनके टाइम पर काफी एक्सपेंशन हुआ मुगल एम्पायर का। तो जो मुगल साम्राज्य के जो ये शासक थे औरंगजेब, इन्होंने आलमगीर की एक पदवी धारण की थी, जिसलिए इनके ऊपर जो लिखा हुआ इतिहास है वो कहलाता है आलमगीर नामा। तो आप नाम से देख रहे होंगे कि इतिहास जो लिखा गया ये उस टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, लेकिन नाम किसका है? उस शासक के नाम पर इसको हम देख रहे हैं कि आलमगीर नामा, दैट मीन्स कि औरंगजेब का इतिहास ये हमें देखने को मिलता है। हरिता मैम, अगर इतिवृत्त से संबंधित कोई क्वेरी बच्चों की हो तो प्लीज आप ले लीजिए एक बार। जी, बच्चे क्विज का इंतजार कर रहे हैं। ओके तो मैम, हम ओके। आगे बढ़े उससे ठीक। पहले एक छोटी सी बात मैं इंक्लूड जरूर करना हाँ चाहूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी बोला कि देवीय शासन था, तो देवीय जहां तक है, डिवाइन की जहां तक बात है, तो अगर हम याद करें जब हमने प्राचीन भारत पढ़ा तो वहां पर भी कई राजा हुए, कुषाण वंश के हुए और अन्य हुए, जो अपने आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो शासकों ने, चाहे वो मुगल हो चाहे वो कोई अन्य शासक हो, उन्होंने हमेशा देवताओं के नाम पर ही ऐसा क्यों किया? उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है कि जब किसी भी चीज को देवताओं के साथ जोड़ करके कर दिया जाता है तो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस आराम से आ जाती है। तो ये शासक वर्ग की एक मजबूरी होती है कि वो देवताओं का सहारा लेकर के जनता के बीच में अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़वाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो प्राचीन समय में हमें ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू हरिता मैम। बिल्कुल बढ़िया मैम ने बताया कि जब हम देवताओं के साथ या इसको डिविनिटी के साथ जोड़ देते हैं तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। चलिए बेटा, तो क्विज की तरफ चलते हैं। एक क्विक रिकैप हरिता मैम प्लीज ले लीजिए। जी, तो चलिए बच्चों, जिसका इंतजार है, हम जल्दी जल्दी इसमें क्विज की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी हु एस्टेब्लिश्ड द मुगल एम्पायर? ए अकबर, बी इब्राहिम लोदी, सी बाबर और या डी हुमायूं? तो आंसर्स स्क्रीन पर इंतजार है और बच्चों के आंसर्स आने चालू हो गए हैं। क्विज क्विज बहुत लिखा हुआ आ रहा था, अब आंसर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर रितु भारती, मानव कुमार, राम कुमार, रोशनी, दीपिका सभी सही उत्तर दे पा रहे हैं। और यस, चलिए हम आंसर रिफ्लेक्ट करें तो ये सही उत्तर है बाबर। तो आप यस। सभी के लिए जोरदार तालियां। और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यानी व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? 1525 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में या 1528 ईस्वी में? जी, आंसर्स आंसर्स का इंतजार। और ये लीजिए, आंसर्स आने चालू हो गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कुछ बच्चे आंसर्स दे पा रहे हैं। बी, मेजॉरिटी बच्चे बी आंसर दे रहे हैं। रितु भारती फिर से, गणेश पवार, अंशु पांडे, तुलसी, सुमित सैनी, यस यस। पुष्पेंद्र तो सिंह। राइट आंसर हम रिफ्लेक्ट करें। यस बिल्कुल मैम, जी, 1526 ईस्वी। यस। तो चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। हुमायूं को 1540 में किसने पराजित किया? हु डिफीटेड हुमायूं इन 1540 एडी? पहला, सफावी रूलर्स ने यानी सफावी शासकों ने, बी इब्राहिम लोदी ने, या सी बाबर ने, या डी शेर शाह सूरी ने? तो आपने वीडियो में भी देखा था और आपको बहुत अच्छे से सविता मैम ने भी बताया है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हम इंतजार कर रहे हैं और ये लीजिए, तीसरे प्रश्न के उत्तर आने चालू हो गए हैं। राम ने, सविता ने, रानी ने, सही उत्तर सबके आने चालू हो गए हैं। साथ ही साथ एक एसके पॉइंट, मानव कुमार, गोहिल, यस। और हमने उत्तर भी दे दिया है, शेरशाह सूरी। आगे बढ़े मैम। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो चौथा प्रश्न है, इतिवृत्तों की विषय वस्तु में इनमें से क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर कंटेंट ऑफ क्रॉनिकल्स? ए, शासक पर केंद्रित घटनाएं यानी इवेंट सेंटर्ड ऑन रूलर्स। बी, शासक का परिवार, हिज फैमिली। सी, दरबार व अभिजात यानी कोर्ट एंड नोबल्स। और डी, उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। तो जी चलिए, आंसर्स आंसर्स और ये लीजिए, आंसर्स आने चालू हो गए हैं।
मैक्सिमम बच्चे उत्तर दे रहे हैं डी। चलिए हम भी जी बता देते हैं। जी, मैक्सिमम बच्चों का डी हाँ, उत्तर आ रहा है। रचना कुमारी यस, आस्था राजपूत यस, तो ये रहा की उत्तर। तरफ बढ़े मैम। जी बिल्कुल। चलिए बेटा, ये क्विक रिकैप आपका बहुत बढ़िया रहा, लेकिन ये कुछ असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप अपनी कॉपी पर करिएगा और अपनी टीचर को जरूर चेक कराइएगा। इतिव्रत का अर्थ बताते हुए समझाइए कि हमारे लिए मुगल इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत कैसे है। जानने का एक ये इतिव्रत जो है वो हमारे लिए एक मुगल स्रोत का प्रमुख स्रोत कैसे है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मुगल शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल वंश की स्थापना कब और कैसे हुई। इतिव्रतों की प्रमुख विषय वस्तु क्या थी, इसको संक्षेप में बताइएगा, और मुगल वंश के प्रमुख शासकों तथा उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको संक्षेप में यहाँ पर वर्णित कीजिएगा। ठीक है, जो हमने अभी तक डिस्कशन किया, आई होप कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। और एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन, थोड़ा सोच के इसका आंसर दीजिएगा कि मुगल कालीन लेखकों की निगाह में, अभी हमने बात की थी पीछे कि साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको उक्त कथन कहाँ तक युक्तियुक्त लगता है। अपने उत्तर के पक्ष में एक न्यायोचित तर्क दीजिए, डिस्कस कीजिए और इसका आंसर कीजिए। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं माइंड मैप की तरफ। एक बार रिवाइव करते हैं कि हमने आज क्या किया। हमने बात की मुगल शासक और इतिव्रत की, जिसमें हमने बात की मुगल दरबार की, मुगल शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, मंगोल शब्द से, और बाबर के द्वारा इस वंश की स्थापना पानीपत के युद्ध के बाद भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में की गई। मुगल वंश की हमने डायनेस्टी की बात की औरंगजेब तक, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान शासकों ने इसको बढ़ाया और समृद्ध किया। और हमने बात की इतिव्रत की, यानी रिटन रिकॉर्ड्स, जिनको हम उस ऑर्डर में ही इवेंट्स को लिखा जाता है जिस ऑर्डर में वो घटित होते हैं। 3 हमने बात की, नाम ही बताए आपको, अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा। तो बेटा आज की कक्षा के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। और जो भी मेरे टीम मेंबर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जिन्होंने इसको देखा, समझा, और हमारी जो टेक्निकल टीम है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया ताकि हम इस कक्षा को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। थैंक यू सो मच। आपकी जो अगली क्लास होगी वो 19 अक्टूबर 2020 को, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्यादा से ज्यादा अपने दीजिए अपने रिस्पॉन्सेस और दर्ज कराइए अपनी उपस्थिति। थैंक यू सो मच।